अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और जो हम लोग डेली आपको वर्किंग भेज रहे हैं, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग उसे अच्छे से कर रहे होंगे, लिखने वाला काम अच्छे से लिखते होंगे और याद करने वाला कर रहे होंगे याद। आपको पता है अपनी हाजिरी को यकीनी बनाएं और साथ में जो डेली की वर्किंग आ रही है उसे भी लाजमी फॉलो करें, क्योंकि जब प्रॉपर क्लासेस का आगाज़ होगा आपको उस जो डेली की ऑनलाइन वर्किंग है उसकी आपसे असेसमेंट ली जाएगी। जो बच्चा वो क्लियर नहीं करेगा उसको नेक्स्ट टर्म में प्रमोट नहीं किया जाएगा। इसलिए उम्मीद करती हूँ कि अच्छे तरीके से और रेगुलरली अपनी वर्किंग को करें आप। अब हम चलते हैं अपनी आज की वर्किंग की तरफ। डायरी देखें आप, इंग्लिश है यूनिट नंबर 8, जिसमें आज हम पढ़ेंगे पोस्ट रीडिंग क्वेश्चन नंबर 1 और 2। इसको आपने अपनी इंग्लिश ए की नोटबुक के ऊपर लिखना भी है और अच्छे से याद भी करना है। नेक्स्ट लेक्चर है हमारा इंग्लिश बी का, जिसमें हम आज पढ़ेंगे रिलेटिव प्रोनाउन, जिसमें हमें पता चलेगा हु विच डैट के इस्तेमाल का पेज नंबर 17 पे। नेक्स्ट है हमारा उर्दू ए का, जिसमें सबक नंबर 10 के सवाल नंबर 3 और 4 लिखने भी हैं आपने और याद भी करने हैं। उर्दू बी मुज़क्कर मुअन्नस सफ़ा नंबर 71 याद करना है और बुक वर्क है जो उसको अपनी बुक के ऊपर आपने नोट करना है। नेक्स्ट है हमारा मैथ एक्सरसाइज नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1। उसमें आपने ए बी और सी को क्लास वर्क में है आपका, और क्वेश्चन नंबर जो 1 का ही डी ई एफ है उसको आपने होमवर्क करना है। नेक्स्ट लेक्चर है हमारा साइंस का, जिसमें यूनिट नंबर 6 की बुक वर्क है पेज नंबर 64 का। नेक्स्ट है हमारा इस्लामियत का, जिसमें हम बाब सोम सबक नंबर 1 सवाल नंबर 4 और 5 लिखना भी है और याद भी करना है। आगे है हमारा एसएसटी का, जिसमें यूनिट नंबर 2 चैप्टर नंबर 5, जिसकी हम पेज नंबर 40 की रीडिंग करेंगे। आगे कंप्यूटर है हमारा, जिसमें यूनिट नंबर 3 की रीडिंग करेंगे पेज नंबर 43 की। ये है आज की हमारी वर्किंग। अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट लेक्चर की तरफ, जो कि है इंग्लिश ए का। अब हम पोस्ट रीडिंग क्वेश्चन स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ यू आर इन प्लेस ऑफ अली व्हाट वुड यू डू। इसमें पूछा गया है कि अगर आप अली की जगह पे होते तो क्या करते। इसका आंसर है आई वुड आल्सो रिटर्न द वॉलेट टू मोहसिन। मैं मोहसिन को उसका वॉलेट वापस कर देता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिड अली सा ऑन द रोड। अली ने रोड के ऊपर क्या देखा। इसका आंसर है अली सा अ वॉलेट ऑन द रोड। अली ने रोड के ऊपर वॉलेट देखा। आपने इसको अच्छे से लिखना भी है और याद भी करना है। नेक्स्ट लेक्चर है हमारा इंग्लिश बी का, पेज नंबर है आपका 17, रिलेटिव प्रोनाउंस हु विच दैट। ये कुछ ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो हम लोग दो चीज़ों को आपस में रिलेट करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, हु किसकी है, विच ये भी इसका सेम यही मीनिंग होगा। ठीक है, फर्स्ट आपका पॉइंट है हु विच एंड दैट आर रिलेटिव प्रोनाउंस। ये तीनों वर्ड्स जो हैं रिलेटिव प्रोनाउंस, ये किसी चीज़ के साथ रिलेट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, किसी चीज़ के साथ ताल्लुक़ पैदा करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। सेकंड है हु इज़ ऑलवेज यूज्ड फॉर पीपल। हु जो हमेशा लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, किसी इंसान के लिए, मतलब लड़की हो, लड़का हो, बड़ा हो, छोटा हो, जैसा भी इंसान के लिए हमेशा हु यूज़ होता है। ठीक है, थर्ड है आपका विच इज़ यूज्ड फॉर थिंग्स एंड एनिमल्स। विच जो है वो आपका चीज़ों के लिए और जानवरों के लिए यूज़ किया जाता है। फोर्थ पॉइंट है आपका वी कैन यूज़ दैट इंस्टेड ऑफ विच। हम लोग जो है विच के जो है विच की जगह पे हम लोग दैट भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ द मैन ही पेंटेड माई हाउस। तो ये एक हमारे पास एग्जाम्पल है, इसमें हम लोगों ने रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करना है। He is the man who painted my house। ये एक आदमी है जिसने मेरा घर पेंट किया। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट वाली जो सेंटेंस थे, हमारे पास दो सेंटेंसेस थे, उसमें पहला था he is the man he painted my house। ये एक आदमी है और इसने मेरा काम जो है घर पेंट किया है। अब who जो है वो इंसानों के लिए यूज़ होता है, तो he क्या है, he एक आदमी है, मतलब एक मेल है जिसके लिए हम लोग he वर्ड का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे he प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग हु जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन एज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास आई परचेज्ड अ कंप्यूटर इट वाज वेरी एक्सपेंसिव। मैंने एक कंप्यूटर ख़रीदा, ये बहुत ही महंगा था। आई परचेज्ड, इसमें हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा यूज़ करेंगे, विच, क्योंकि थिंग्स और एनिमल्स के साथ विच यूज़ होता है।
तो इसमें हम लोग सेंटेंस क्या बनाएंगे, आई परचेज्ड अ कंप्यूटर विच वॉज वेरी एक्सपेंसिव। मैंने एक कंप्यूटर खरीदा जो कि बहुत महंगा था, ठीक है। और दैट वाला भी यूज़ कर सकते हैं, आई परचेज्ड अ कंप्यूटर दैट वॉज वेरी एक्सपेंसिव। मैंने एक कंप्यूटर खरीदा जो कि बहुत महंगा था, ठीक है। थर्ड वन है हमारे पास, वी सॉ अ कैंगरू इट वॉज जंपिंग वेरी हाई। हमने एक कैंगरू देखा जो कि बहुत हाई जंप कर रहा था। तो इसके लिए हम लोग एनिमल्स के लिए क्या यूज़ करते हैं, विच। हम लोग सबसे पहले यूज़ करेंगे, सेंटेंस बनाएंगे, वी सॉ अ कैंगरू विच वॉज जंपिंग वेरी हाई। और इसके साथ हम लोग दैट भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी सॉ अ कैंगरू दैट वॉज जंपिंग वेरी हाई, ठीक है। इसमें हम लोग विच और दैट दोनों का यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए आपका जो है वो इतना ही है। नेक्स्ट वर्किंग है हमारी उर्दू बी है, पेज नंबर हमारे पास 71। बुक वर्क करना है हमने, इसका मुज़क्कर और के मोनस और मोनस के मुज़क्कर करने हैं, ठीक है। सबसे पहले है हमारे पास मोनस के मुज़क्कर लिखें। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास अम्मी, तो उसका मुज़क्कर होगा अबू। बूढ़ी बूढ़ा, चिड़िया चिड़ा, बीवी मियाँ, मालिका मालिक, वालिद वालिदा वालिद, बहन भाई, गाय बैल, शहजादी शहजादा, सादिका सादिक, वाजिदा वाजिद, शेखानी शेख, ठीक है। सरगर्मी है हमारे पास नेक्स्ट, मैचिंग करनी है मुज़क्कर को इसके मोनस के साथ मिलाना है। जैसे यहाँ पे मैचिंग की हुई है वैसे आपने अपनी बुक्स पे करनी है और बुक वर्क करना है और याद भी करना है, ठीक है। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास राजा, तो इसका मुज़क्कर मोनस क्या होगा, रानी, तो वो ढूंढ के आप इसके साथ मैच करना है। सेकंड है हाजी हज्जन, लोहार लोहारन, वालिद वालिदा, मर्द औरत, माली मालन, दामाद बहू, शायर शायरा, सैयद सैयदानी, साबिर साबिरा, ठीक है। आज की आपकी वर्किंग यहाँ तक है, इसको प्रॉपर याद भी करना है आपने, ठीक है। नेक्स्ट वर्किंग आपकी उर्दू अलिफ की है। इसमें हम आज पढ़ेंगे सवाल नंबर 3 और 4। सवाल नंबर 3 है, ये मज़े आदमी के दम से हैं, इससे बकरी की क्या मुराद है। इसका जवाब है, बकरी की मुराद ये थी कि जो हरी घास हम खा रहे हैं और ये जो सायादार दरख्त है, क्या ये आदमी की मेहनत और मशक्क़त का नतीजा नहीं है। क्या हम गरीब और बेचारे मवेशी इनसे फ़ायदा नहीं उठा रहे, यानी सारे मज़े आदमी के दम से ही तो हैं। सवाल नंबर 4 है, बकरी की बात सुनकर आखिरकार गाय को क्या कहना पड़ा। बकरी की बात सुनकर गाय बहुत शर्मिंदा हुई और बोली कि बेशक तुम मुझसे छोटी हो, मगर तुम्हारी बातें सच्ची हैं और दिल को लगती हैं। ये 2 सवाल है, इन्हें आपने लिखना भी है और अच्छे से याद भी करना है। स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट लेक्चर इज मैथ का हमने एक्सरसाइज 2 स्टार्ट की हुई थी। सॉल्व द फॉलोइंग। इसका सबसे पहले देखिए आप 4.131 8.3, ये हमारे पास क्वेश्चन है। आपने ऑब्जर्व किया होगा ये पॉइंट वाले हैं, यानी कि डेसिमल वाले हैं। तो भी हम डेसिमल वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो एक बात याद रखिएगा, हमेशा पॉइंट के नीचे ही पॉइंट को लिखा जाता है, चाहे वैल्यूज जहाँ मर्जी जा रही हों। 8.131, इसमें 1 वैसे ही आ जाएगा, 3 भी वैसे ही आ जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा। पॉइंट की जगह पे हम पॉइंट को लगाएंगे और 8 में 4 प्लस करेंगे तो 12 आ जाएगा, ये हमारे पास आंसर होगा। बी पार्ट इसका देखें, 1 और 0 प्लस करेंगे तो 1 आ जाएगा, 6 और 1 7 हो जाएगा, 8 और 2 10, 10 का जो लगेगा 1 ऊपर कैरी हो जाएगा, पॉइंट की जगह पे हम पॉइंट को ही लिखेंगे। 3 और 1 4 हो जाएगा और नीचे वाला मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सी पार्ट देखें, अब आपको नजर आ रहा होगा कि ये जो इनकी अरेंजमेंट है थोड़ी सी डिफरेंट है, यानी कि जो नीचे वाली वैल्यू है वो बाहर की तरफ जा रही है। अमूमन ऐसा नहीं होता, ऐसा क्यों किया, ताकि पॉइंट के नीचे पॉइंट आ सके, हम पॉइंट की जगह को उसी के नीचे ही, उसकी वैल्यू के नीचे ही लिखेंगे। सो 1 वैसे का 2 और 1 3 हो जाएगा, 2 में 0 प्लस करेंगे 2 ही आएगा, पॉइंट की जगह पे हम पॉइंट को लिखेंगे। आगे 3 और 9 12 हो जाएगा, 2 हम नेक्स्ट पे कैरी कर देंगे, 8 और 1 9 हो जाएगा। आपने इसको अच्छी तरह से समझना है और इसके नेक्स्ट 3 क्वेश्चन एज अ होमवर्क करने और सी वर्क आपने एज अ सी वर्क नोटबुक पे अपने नोट डाउन करना है। नेक्स्ट लेक्चर है हमारा इस्लामियत का, जिसमें आज हम पढ़ेंगे सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 4 है, बैतुल मामूर क्या है।
इसका जवाब है बैतुल मामूर है ना, खाना काबा के ऊपर है, जहाँ 70,000 फरिश्ते रोजाना बैतुल मामूर का तवाफ करते हैं। सवाल नंबर 5 है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सिद्दीक का लक़ब क्यों मिला? इसका जवाब है, जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सफ़े मिराज की तस्दीक की, उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सिद्दीक का लक़ब दिया। ये दोनों सवाल आपने अच्छे से याद भी करने और लिखने भी हैं। स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है वो साइंस का है। आज हम लोग पेज नंबर 64 बुक वर्क स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, चूज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट? इनमें से कौन सी चीज़ है जो आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट नहीं है? ऑप्शन है हमारे पास अ कैंडल, अ टॉर्च, अ लाइट बल्ब, द सन। इसमें से हमारी ऑप्शन जो है वो द सन करेक्ट होगी। नेक्स्ट है, अ लुमिनस ऑब्जेक्ट इज एन ऑब्जेक्ट विच। लुमिनस ऑब्जेक्ट कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं? ऑप्शन ए गिव्स आउट लाइट, डज नॉट गिव आउट लाइट, स्टॉप्स लाइट, बेंड लाइट, बेंड्स लाइट। इसमें से हमारी जो करेक्ट ऑप्शन है वो है गिव्स आउट लाइट। थर्ड है, शेडोज आर फॉर्म्ड बाय लाइट पासिंग थ्रू एन ऑब्जेक्ट, लाइट शाइनिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, एन ओपेक ऑब्जेक्ट ब्लॉकिंग द लाइट, द मून। तो इसमें से हमारा थर्ड ऑप्शन एन ओपेक ऑब्जेक्ट ब्लॉकिंग द लाइट, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास, लाइट ट्रेवल्स इन। ऑप्शन ए वेव्स, कर्व्स, अ स्ट्रेट लाइन, अ स्पाइरल। तो इसमें से हमारा थर्ड वन ऑप्शन जो है वो हमारी करेक्ट है, अ स्ट्रेट लाइन। लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। फिफ्थ वन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांसलूसेंट मटेरियल? नंबर ए अ ब्रिक, अ शीट ऑफ मेटल, वुड, अ शीट ऑफ क्लियर ग्लास। इसमें से हमारे ट्रांसलूसेंट मटेरियल कौन सा है जिसमें से थोड़ी लाइट पास करती है? वो है ऑप्शन 4 अ शीट ऑफ क्लियर ग्लास। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, मैच द फॉलोइंग। इसमें हम लोगों ने नंबर ए कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मैच करना है। फॉर एग्जांपल अम्ब्रा क्या चीज़ है? एक डार्क शेडो। ठीक है, इसको अम्ब्रा को हम लोगों ने डार्क शेडो के साथ मैच करना है। सेकंड पेनम्ब्रा, इसको हम लोगों ने अ लाइटर शेडो के साथ मैच करना है। नेक्स्ट ओपेक को हम लोगों ने करना है लाइट कैन नॉट पास थ्रू, इसके साथ मैच करना है। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसलूसेंट, अ लिटिल लाइट कैन पास थ्रू। नेक्स्ट लुमिनस, मटेरियल गिव्स ऑफ लाइट। लास्ट वन है हमारे पास ट्रांसपेरेंट, तो इसका जो है होगा लाइट कैन पास थ्रू, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें से लाइट पास कर सकती है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है मार्क दी सेंटेंसेस विद टिक और क्रॉस। हम लोगों ने ट्रू स्टेटमेंट के आगे टिक लगाना है और फॉल्स स्टेटमेंट के आगे क्रॉस लगाना है। फर्स्ट वन है हमारे पास, लाइट इज द फास्टेस्ट थिंग इन द यूनिवर्स। लाइट जो है वो फास्टेस्ट थिंग है पूरे यूनिवर्स में, तो ये टिक होगा। सेकेंड, अम्ब्रा इज अ वेरी डार्क शेडो विद शार्प एजेस। अम्ब्रा एक डार्क शेडो है शार्प एजेस के साथ, ये भी हमारा टिक होगा। थर्ड, द ब्राइटनेस ऑफ लाइट इज कॉल्ड इट्स इंटेंसिटी। लाइट की जो ब्राइटनेस है वो इंटेंसिटी कहलाती है, तो ये भी टिक होगा आपका। नेक्स्ट, डार्क कलर्स रिफ्लेक्ट मोर लाइट देन लाइट कलर्स। डार्क कलर्स जो है वो लाइट कलर्स से ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं, ये होगा क्रॉस। स्मूथ सरफेसेस रिफ्लेक्ट मोर लाइट देन रफ सरफेसेस। स्मूथ सरफेसेस जो है वो रफ सरफेसेस से ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं, तो ये टिक होगा। लास्ट है, अ शैडो इज ऑलवेज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। एक शैडो जब ऑब्जेक्ट से हमेशा छोटा होता है, तो ये क्रॉस है। आज के लिए आपका इतना ही, आपने अच्छे तरीके से इसको याद करना है और बुक पे लिखना है। ओके। नेक्स्ट हमारी वर्किंग है कंप्यूटर साइंस की। पेज नंबर है हमारा 43। साइबर स्टॉकिंग क्या होता है? ये एक ऐसा अमल है जिसमें एक इंसान दूसरे इंसान को डराता है, उसका पीछा करता है, उसे खौफजदा करता है। ठीक है। harassing or threatening somebody persistently is called stalking। किसी को हरासा करना या खौफजदा करना, मुसलसल तंग करना, परेशान करना, ये क्या होता है? स्टॉकिंग कहलाता है। स्टॉकिंग
to computers is called cyber stalking. किसी इंसान को कंप्यूटर के ज़रिए से स्टॉक करना, कंप्यूटर के ज़रिए से परेशान करना, तंग करना, ये साइबर स्टॉकिंग कहलाता है। ठीक है। साइबर स्टॉकर्स यूजुअली फर्स्ट कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द विक्टिम। सबसे पहले ये स्टॉकर्स क्या करते हैं, ये विक्टिम के बारे में, जो जिस इंसान को इन्होंने परेशान करना था उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। इंफॉर्मेशन किस किस्म की हो सकती है? इंफॉर्मेशन इंक्लूड्स देयर नेम, फैमिली बैकग्राउंड, टेलीफोन नंबर्स और रेजिडेंस एंड वर्क प्लेस, डेली रूटीन ऑफ द विक्टिम। इसमें क्या होगा कि विक्टिम का नाम, फैमिली के बारे में, फैमिली का सारा बैकग्राउंड, फिर टेलीफोन नंबर्स, रेजिडेंस वगैरह, उसका काम करने की जगह, उसकी डेली रूटीन, हर चीज़ उनको पता होगी। एड्रेस ऑफ रेजिडेंस एंड प्लेस ऑफ वर्क, बर्थ, डेट ऑफ बर्थ एक्सेट्रा। अब ये विक्टिम के बारे में हर एक चीज़ की इंफॉर्मेशन अपने पास होते हैं। इफ़ द स्टॉकर ऑलरेडी नोज द विक्टिम ही कैन इजीली गेट दिस इंफॉर्मेशन। अगर स्टॉकर जो है वो विक्टिम को पहले से जानता है तो उसको ये सारी इंफॉर्मेशन का आसानी से पता चल सकता है। इफ़ द स्टॉकर इज़ अ स्ट्रेंजर टू विक्टिम ही कलेक्ट्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट रिसोर्सेज। These resources include various profiles the victim may have filled in. अगर तो वो विक्टिम को नहीं जानता, स्टॉकर जो है जो उसका पीछा कर रहा है वो उस इंसान को नहीं जानता, तो वो क्या करेगा, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, उसकी प्रोफाइल्स को व्यू करेगा और उसकी प्रोफाइल पे जो उसने इंफॉर्मेशन दी हुई होगी उसको कलेक्ट करके उसको चेस करेगा। दिस इंफॉर्मेशन इज़ दैन यूज टू हरास द विक्टिम इन मैनी वेज। तो ये इंफॉर्मेशन जो है वो उस शख्स को हरास करने के लिए यूज़ की जाएगी बहुत से तरीक़ों में। क्रिमिनल्स यूज़ द कलेक्टेड इंफॉर्मेशन टू हरास अदर्स। क्रिमिनल्स होते हैं वो जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की होती है उन्होंने, तो वो उस कलेक्टेड इंफॉर्मेशन को दूसरों को हरास करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आज का आपका यहाँ तक ही है। नेक्स्ट हमारा जो सब्जेक्ट है वो है SST। सो ओपन योर पेज नंबर 40। आज हम लोग पढ़ेंगे कराची के बारे में। कराची इन 1947 कराची वॉज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। 1947 में कराची जो था पाकिस्तान का कैपिटल था, पाकिस्तान का दारुल हुकूमत था। एट वन टाइम इट वॉज अ स्मॉल फिशिंग विलेज। एक वक्त ऐसा था कि कराची जो एक छोटा सा मछलियों वाला गांव था, मछलियों का गांव। ठीक है। लेटर द विलेज केम टू बी नोन एज कराची एंड ग्रू इनटू द बिग clustering city squeezed between the Arabian Sea and the desert। बाद में क्या हुआ, ये कराची जो है वो एक बहुत ही बड़े नाम से, बहुत ही ऐसा लचकदार ऐसा शहर बन गया जहाँ जो कि अरेबियन सी और डेजर्ट के दरमियान में आ जाता है। ऐसा शहर जहाँ पे बहुत ही चहचहाहट हो या बहुत ही हलचल हो। ठीक है, वो वाला शहर बन गया। It is the main port because of the natural harbor at the Chumari। ये एक मेन पोर्ट है, ऐसी मेन बंदरगाह है जहाँ से जहाज़ जो बहरी जहाज़ अपना वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है। इन द 19th सेंचुरी द ब्रिटिश रूल्ड सिंध। 19वीं सदी में 19th सेंचुरी में ब्रिटिश जो है वो सिंध पे हुकूमत करते थे। दे मूव द कैपिटल फ्रॉम हैदराबाद टू कराची। उन्होंने हैदराबाद को ख़त्म करके कराची को पाकिस्तान का कैपिटल बना दिया, कराची को उस जगह का कैपिटल बना दिया। स्ट्रीट्स वर बिल्ड एंड हाईवेज, रेलवेज एंड बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड। यहाँ पे सड़कें बनी, हाईवेज बने, रेलवेज बनी और बिल्डिंग्स जो है वो बनाई गई काफ़ी ज़्यादा। कराची इज़ अ मॉडर्न सिटी विद होटल्स, बैंक्स, सिनेमाज, शॉप्स, वाइड boulevards and a new international airport named after Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah Airport. It is the largest in Pakistan. कराची में होटल्स, बैंक, सिनेमाज, शॉप्स वगैरह सारा कुछ बनाया गया और एक ऐसा एयरपोर्ट बनाया जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, जिसे Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहा जाता है। कराची continues to be an industrial center. There are two large industrial estates, Sindh Industrial and Trading Estate SITE and the Korangi Industrial Area। कराची जो है इंडस्ट्रियल सेंटर, एक इंडस्ट्रियल सेंटर बन चुका है। यहाँ पे दो मेन इंडस्ट्रियल एस्टेट्स हैं,
एक है सिंध इंडस्ट्रियल एंड ट्रेडिंग एस्टेट और दूसरी है कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया। इट इज़ ऑल्सो द फाइनेंशियल एंड बिजनेस कैपिटल एंड हैज़ द लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन द कंट्री। ये एक माली हैसियत से और एक बिजनेस की हैसियत से भी बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पे लार्ज स्टॉक जो है वो लार्ज एक्सचेंज स्टॉक